Hello guys, my name is Jaspreet Singh. Today I will be giving you presentation on the topic legal profession and its development and regulation. जो लीगल प्रोफेशन है उनको हमने चार भागों में डिवाइड किया हुआ है। एंशियंट पीरियड, मुगल पीरियड, ब्रिटिश रूल पीरियड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। जो द प्रोफेशन ऑफ द लॉ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड नोबल प्रोफेशन। इसमें ये कहा गया है जो प्रोफेशन है वो लॉ का वो ओल्डेस्ट और बहुत ज़्यादा बहुत नोबल प्रोफेशन है। और जो बंदे लीगल प्रोफेशन में काम करते हैं उनको हम एडवोकेट कहते हैं या लॉयर कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट रोल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव और जस्टिस में, क्योंकि लॉयर है वो कलेक्ट करते हैं, लीगल मटेरियल्स करते हैं रिलेटेड टू द केस, स्टडी करते हैं फैक्ट्स क्या है, फिर जिससे कोर्ट को या जज को हेल्प मिलती है अराइव करने में, जजमेंट देने में हेल्प मिलती है। लीगल प्रोफेशन इन एंशंट इंडिया, इसमें ये कहा गया है जो पहले के टाइम में जो पीपल थे वो स्मॉल ग्रुप में रहते थे, उनमें से स्मॉल ग्रुप में से उनका कोई हेड होता था, वो जस्टिस मतलब डिलीवर करता था, अपना डिसीजन सुनाता था, ओपन एरिया में सुनाता था, प्रेजेंट होते थे मेंबर, बहुत से लोग मेंबर होते थे वहाँ पर। वहाँ पर उस टाइम, पहले के टाइम में उस टाइम कोई स्पेसिफिक कोर्ट नहीं होता था, सिंपल ओपन एरिया में होता था जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते थे। और जब किंगशिप इस्टेब्लिश हुई जब किंगशिप इस्टेब्लिश हुई तब जब किंग डिसीजन देता था तब वो एडवाइस लेता था काउंसलर से। और उस टाइम में जो लॉ था वो हिंदू रिलीजन के ऊपर बेस्ड था या कस्टम के ऊपर बेस्ड था। हमने सुना होगा स्टोरीज ऑफ मर्यादा, रामायण एंड विक्रम आदित्य। उस टाइम में रिलीजियस हेड्स एंड वाइस कोर्टियर थे, वो हेल्प करते थे किंग को डिलीवर करने में, जजमेंट डिलीवर करने में हेल्प करते थे। लीगल प्रोफेशन इन मेडिवल इंडिया, उस टाइम में उस टाइम में जो वकील्स अपॉइंट किए जाते थे और जो उनकी कमीशन मनी होती थी वो सिविल सूट में डिपेंड करती थी। और इस टाइम में कोई मतलब एग्जैक्ट लीगल प्रोफेशन इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। लीगल प्रोफेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, चार्टर 1726, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस इंडिया में। उनको लगा कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कोर्ट की, तो इन्होंने मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश किए। मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश किए 3 एरियाज़ में, 3 प्रेसिडेंसी एरिया, कहाँ, बंगाल, सॉरी मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता। और इसमें कितने थे, एक तो मेयर था और 9 ओल्डर मैन थे अंडर द ब्रिटिश क्राउन। जो भी डिसीजन था वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस में था। अब चार्टर ऑफ 1774 करते हैं। इसमें साफ कहा गया है कि इंग्लिश, आयरिश बैरिस्टर, ब्रिटिश अटॉर्नी एंड सोलिसिटर्स थे अलाउड प्लीड कर सकते थे। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। जो इंडियन लीगल प्रैक्टिशनर थे वो प्लीड नहीं कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में इन द इनिशियल स्टेजेस। स्टार्टिंग में इंडियन लीगल प्रैक्टिशनर प्लीड नहीं कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल प्रोफेशन अंडर कंपनी कोर्ट। जब बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हो चुकी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स एक्वायर किए थे। कौन कौन से एरियाज थे, प्रोविंसेस ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल। अब जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव था उसमें मोफुसिल अदालत वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई इन 3 एरिया में, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। अगर कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है मोफुसिल अदालत से तो अपील कर सकता था सदर दीवानी अदालत। वैसी एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिमिनल जस्टिस बनाएंगी। इसमें फौजदारी अदालत होती थी और अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से फौजदारी अदालत की तो अपील जाती थी सदर निज़ामत अदालत। अब नेक्स्ट पॉइंट है लीगल प्रोफेशन अंडर द हाई कोर्ट एक्ट 1861।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एंड सदर दीवानी अदालत इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एंड सदर दीवानी अदालत थी, वो मर्ज होगी और यहाँ पर हाई कोर्ट थे इस्टेब्लिश होगी 3 प्रेसिडेंसी एरिया में, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। और ईयर कौन सा है? 1912 में। जो भी डिसीजन था वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस के ऊपर बेस्ड था। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। अब इसमें सेक्शन 4 कहते हैं लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट का कि जो वकील और एडवोकेट थे वो ना किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते थे, और जो मुख्तर और प्लीडर्स थे वो इंडियन लॉयर थे। और सेक्शन 11 कहता है कि हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और फंक्शन डिटरमाइन करता है, पावर डिटरमाइन करता है, ड्यूटीज डिटरमाइन करता है मुख्तरस के। मुख्तर जो थे इंडियन लॉयर ही थे। और सेक्शन 12 ये कहता है, जो सेक्शन 12 लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ये कहता है कि हम सस्पेंड और परमानेंट डिसमिस कर सकते थे प्लीडर को ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। और बाद में पता चला कि ये गिल्टी है तो उसकी फ़ाइन है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम ₹500 थी। लीगल प्रैक्टिशनर वुमन एक्ट 1923। इसमें वुमन जो थी, उनको औरतें जो थी अलाउड था कोर्ट में काम कर सके इरिस्पेक्टिव उनका जेंडर क्या था, और साथ ही साथ प्रॉपर एजुकेशन दी गई थी। एक पॉइंट यहाँ पर भूल गया, इंडियन बार कमेटी एक्ट आएगा। इंडियन बार कमेटी एक्ट 1923 है। इसमें यहाँ पर ये कहा गया था कि सिर्फ एक कमेटी होगी, वो सुपरवाइज कंट्रोल करेगी सारे ऑल हाई कोर्ट को, जितने भी हाई कोर्ट है इंडिया में वो सबको कंट्रोल करेगी। और जो भी इस कमेटी के मेंबर्स थे वो अगेंस्ट थे। उन्होंने अपील भी की थी कि हर सेपरेट कमेटी होनी चाहिए सेपरेट हाई कोर्ट के लिए। फिर इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 में जो भी हमने रिकमेंडेशन दिए थे 1923 में वो सारी एक्सेप्ट होगी। और दो ग्रेड थे, एलिमिनेशन ऑफ 2 ग्रेड्स। जो वकील और प्रैक्टिशनर थे उनको मर्ज कर दिया और कह दिया हमने एडवोकेट होते हैं। लीगल प्रोफेशन इन इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। लीगल प्रोफेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑल इंडिया बार कमेटी एक्ट 1951। जो इसके चेयरमैन पर्सन थे जस्टिस एस आर दास थे। तो इन्होंने कहा था कि भाई नॉन ग्रेजुएटेड प्लीडर्स और मुख्तरस है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे कोर्ट में। और इन्होंने रेगुलेशन बनाई थी इनरोलमेंट की, सस्पेंशन और रिमूवल को एडवोकेट में कैसे करना है। और 2 काउंसिल बनाए गए थे, ऑल इंडिया बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल। एडवोकेट एक्ट 1961। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्ट करती थी एडवोकेट एक्ट इन 1961। जो ये एक्ट है पूरी जगह इंडिया में पूरी जगह इन्फोर्स किया गया है। इसमें मेनली एथिक्स के बारे में बताया गया है, क्या क्या एथिक्स होने चाहिए। और जितने भी एक्ट्स थे पहले की उसको अमेंड किया, कंसोलिडेट किया, मर्ज किया, फिर इनेक्ट कर दिया।